नमस्कार। नमस्कार। एक बार फिर शनिवार मोटिवेशन वाला नवीन नितिन के साथ आपका स्वागत है और ये हमारी फिफ्थ मुलाकात है। 5वीं मुलाकात है और बेहद खास मुलाकात है क्योंकि 8 मार्च को आ रहा है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और जैसे ही हम वुमेन्स डे की बात करते हैं तो सबसे पहले जो एक छवि मस्तिष्क में आती है वो माँ की आती है। तो आज हम बात करेंगे सेलिब्रेटिंग मदरहुड, सल्यूटिंग वुमनहुड। यानी कि ममता का जश्न और मातृशक्ति को वंदन। क्या बात है, एकदम सही कहा। तो हमेशा की तरह सबसे पहले आपकी एक कहानी हो जाए इस पर। मैं जब नितिन ये चल रहा था कोरोना का, आपने देखा होगा कि जब कोरोना की वजह से सब कुछ लॉकडाउन हो गया तो बहुत सारे जो माइग्रेटरी लेबर थे या दूसरे लोग थे वो अपने अपने काम करने की जगहों से अपने अपने गांव के लिए रवाना हो गए जी। और उस समय में मीडिया में कुछ ऐसे चित्र आए जो एक कॉमन मैन को हिलाने के लिए, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी थे। जी जी। जिसमें कि मदर्स जो हैं वो अपने बच्चों को लेके तमाम मुश्किलों के बीच में जो है वो जा रही हैं। Exactly. और कैसे वो पहुंचेंगी और कैसे उनके बच्चे इस पूरे जद्दोजहद के बीच में अपने गांव तक पहुंचेंगे। आगे भी पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी, कई तरह के लीगल कॉम्प्लिकेशंस थे, लेकिन उसके बावजूद मदर्स का हौसला जो था वो कमाल का था। तो मैंने एक चैप्टर, जो मेरी बुक थी जो मैंने कोरोना पीरियड के लिए लिखी थी मोटिवेशन की, शायद वैक्सीन 50 की बात वैक्सीन 50 की बात कर रहा हूँ। तो वैक्सीन 50 में पूरा एक चैप्टर मैंने लिखा था कि विपदा में मातृशक्ति शत्रुपा हो जाती है। क्या बात। यानी कि जो हमारी मातृशक्ति है, माताएं हैं, वो कई तरह के अलग अलग चीज़ें फेस कर रही थी और उन सब ने मिलके साबित किया कि किसी भी तरह के सर्कमस्टेंसेस हो, चाहे वो समाज के बहुत ही रिच तबके से आती हों, चाहे वो बिल्कुल ही एक तरह से मजदूर वर्ग की महिलाएं थी, लेकिन सब ने अपनी अपनी जगह अपनी ममता के लिए, अपने ममत्व के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया था। और इस चैप्टर के लिए मैंने एक छोटी सी कहानी जो इस्तेमाल की थी, मेरे ख्याल से अगर हम उससे शुरुआत करें हमारी आज की एपिसोड की, तो मैं सुनाना चाहूँगा। एक बार एक महिला जो है वो एक मंदिर की सीढ़ियाँ जो है वो चढ़ रही है, और जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं तो बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, और उसकी जो पीछे पीठ है उस पर उसका जो बच्चा है जो कि स्पेशली एबल्ड है, वो उसने बांधा हुआ है और उसको लेके वो चढ़ रही है भगवान के दर्शन करने के लिए। अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ बाकी हैं और बहुत सारी सीढ़ियाँ वो चढ़ गई हैं। इतने में बीच में एक उन्हें साधु महाराज मिले, जिन्होंने उस महिला को देख के, उसकी पसीने में तरबतर वो हो गई थी, उसको देख के अपनी तरफ से उन्होंने सजेस्ट किया कि अरे माता जी, आप कहाँ इतना बोझ लिए ऊपर चढ़ रही हैं, या तो आप इस बोझ को यहाँ उतार के खुद हो आइए या यहीं से नमस्कार कर लीजिए। उस औरत ने जो एक लाइन बोली, मुझे लगता है कि बहुत है मातृशक्ति को वंदन करने के लिए। उसने कहा, बाबा जी, बोझ आपके दिमाग पे है, मेरा तो ये बेटा है। क्या बात है। इस पे एक शेर हो जाए। क्यों नहीं। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। वाह, क्या बात है। तो वास्तव में माँ यही है कि यदि आप एक बार उसे कह दें कि आपको डर लगता है, तो हो सकता है माँ आपके सो जाने के बाद भी जागती रहे। इसीलिए जो मदरहुड है वो ह्यूमन का प्योरेस्ट सेल्फ बाहर निकाल के लाता है। और मुझे लगता है कि मदरहुड को हम एक तरह से एक बेंचमार्क की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सब अपने भीतर भी एक माँ तलाश सकते हैं। जब जब हम में से कोई भी उस शुद्धता पे पहुंच जाएगा जहां अगर उस पर आश्रित व्यक्ति ये कहने लगे कि मुझे डर लगता है और आप एक मुद्दत तक ना सोएं, तो आपने अपने भीतर की माँ को तलाश लिया। आप जब माँ की बात करते हैं तो यहां एक बड़ी मजेदार बात है कि माँ को सलाम तो सब करते हैं, पर हम सब ये भूल जाते हैं कि माँ होने के साथ साथ वो एक इंसान भी है। सही बात है। और माँ होने के साथ साथ जब वो इंसान है तो उस इंसान को भी ये पूरा हक है कि वो अपना जीवन भी
मातृत्व के साथ जी सके। पर जो सबसे पहला बलिदान उसे देना पड़ता है वो अपने सेल्फ का देना पड़ता है, अपने सेल्फ टाइम का देना पड़ता है। आप सही कह रहे हैं। तो आपके अनुसार आपने अपने घर में जब देखा कि मदरहुड के बाद एक महिला किस तरीके से संघर्ष करती है माय टाइम के लिए, माय लाइफ के लिए, और आजकल खासकर जो न्यू एज है उसमें तो ये समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। तो आज हम इन सब मुद्दों पर छोटी छोटी चर्चा कर कर जो हमारी वुमनहुड है उसको सेलिब्रेट करेंगे और छोटी छोटी टिप्स साझा करने का प्रयास करेंगे जो शायद काम आ सकें रीडिस्कवरिंग द वुमन विच इज एम्पावर्ड बाय सेल्फ के लिए। ओके, तो मुझे लगता है कि नितिन, आप पेरेंटिंग के ऊपर भी वर्कशॉप करते रहते हैं और इसमें काफ़ी सारी टिप्स आप देते रहते होंगे, क्योंकि डेफिनेटली जब हम एक वर्कशॉप करेंगे और उसमें काफ़ी सारे लोग अटेंड करेंगे और वो आपसे जब सवाल पूछेंगे तो कई सवाल ऐसे भी होते होंगे जो आपको अचानक वहीं पे पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली आपका जब दिमाग उन सब क्वेश्चंस के आंसर दे रहा होता है तो आपने बहुत कुछ सोचा होगा। तो मुझे लगता है कि आज इस मौके पे क्यों नहीं हम लोग इसी को कर लें, और मेरे ख्याल से हम मोटिवेशन की बातें हमेशा करते ही हैं और इसमें भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन और मैनेजमेंट की बातें निकलेंगी, ऐसा मेरा सोच है। तो नो टाइम फॉर सेल्फ आपने पॉइंट उठाया है, मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ और आई थिंक आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि कैसे हम लोग आज जो एपिसोड देखने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं हो जाए कि पुरुषों को ये लगे कि आज हम बहुत ज़्यादा वुमेनहुड की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वुमेन के बिना मेन का, क्योंकि सीधी सी बात ये जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक आज का दिन जो आने वाला है ये 8 मार्च का, कम से कम उस समय तो हम लोग इस बात को माने कि हम सबको बनाने में इन सब का कितना बड़ा रोल रहा है और किस किस तरह के सेक्रीफाइसेस उन्होंने किए हैं, कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, अपने भाई को प्रमोट कर सकें, ऐसे में बहन ने अपने आप को कैसे कैसे रोका है। इसकी सुनी अनसुनी बहुत सारी कहानियां निकलेंगी, मेरा ऐसा मानना है। एकदम। और मैं तो क्योंकि पीसीपीएनडीटी में काम कर चुका हूँ जी, तो मैं तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ ऐसा भी बता सकता हूँ कि कई बार तो बेचारी बहन इस दुनिया में ही नहीं आ सकी ताकि उसका भाई आ सके। क्या बात है। तो और आपने इसीलिए तो डॉटर्स फॉर प्रेशियस पूरा कैंपेन चलाया है। तो जन्म लेने से पहले ही जो बलिदान करना शुरू कर दे, तो जी। ऐसी महिलाओं के लिए बात कम से कम एक एपिसोड में करनी बनती है। तो आप तो मेरे ख्याल से शुरू करें। तो अगर हम ह्यूमन जो पूरा हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है उसको देखें तो अक्सर जो मेल इन्वॉल्वमेंट है पेरेंटिंग में वो तब आता है जब जो माँ है वो थक जाए या उसे ब्रेक की जरूरत हो। अब ये ब्रेक या थकावट कब आएगी और कब वो मेल फादर का इन्वॉल्वमेंट आएगा, इसके कारण जो माँ है वो एक बहुत बड़ी गलती करने लगती है। वो अपना मी टाइम जो है, मेरा खुद का समय, वो छोड़ना शुरू कर देती है, सेक्रीफाइस करना शुरू कर देती है। और इसकी वजह से इवन आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि जो पहले पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ करता था, वो इवन बेबी ब्लूज जिसे बोलते थे, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है और बहुत सारी जो न्यू मदर्स हैं उनको काइंड ऑफ माइल्ड डिप्रेशन होना भी शुरू हो चुका है। तो बहुत ज़रूरी है कि यदि आप एक नई माँ बनी हैं, अभी माँ बनी हैं, तो अभी से एक नियम बना लीजिए, कुछ भी हो जाए 24 घंटे में से 30 मिनट ऐसे ज़रूर निकालेंगे जो आपके अपने लिए होंगे। और इसमें जो फादर है और फैमिली के और लोग हैं, और कुछ नहीं तो इवन जो पड़ोसी है वो योगदान दे सकते हैं। आप अपने पड़ोसी को भी बोलेंगे मुझे 30 मिनट्स का एक ब्रेक चाहिए, तो आप सिर्फ क्या करें, ये ब्रेक रेगुलर लें और हो सके तो फिक्स टाइम पे लें। ये 30 मिनट्स का रेजुविनेशन आपकी मदरहुड में और आपकी वुमेनहुड दोनों में जान भर देगा। अचानक आप देखेंगे कि आप एक नई ऊर्जा के साथ उस बच्चे के पालन पोषण को और खुद के पालन पोषण को दोनों को अच्छे से संभाल पा रही हैं। क्योंकि यहाँ मेरा ये मानना है नितिन कि जो आपने ये ब्रेक वाली बात कही है इसको मैं 100% जस्टिफाई मानता हूँ। और रीज़न ये है कि
चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह एक लंच ब्रेक होता है। ट्रू। बहुत सारे लोग लंच नहीं भी करें या बहुत ज़्यादा कुछ खाने पीने के लिए भी उस समय का इस्तेमाल नहीं करें, तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि वो उस 1 घंटे का इस्तेमाल अपने आप को सुबह से कर रहे कामों से थोड़ी देर के लिए अलग ले जाके डिस्ट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, ताकि वो रिन्यूड एनर्जी के साथ बचे हुए 4-5 घंटे में फिर से अच्छा काम कर सके। अगर वो ब्रेक नहीं लेते हैं तो 4-5 बजे उनकी एनर्जी बोल जाती है, फिर वो 7-8 बजे तक जो उनको काम करना था उसको कर नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग 5 घंटे 4 घंटे काम करने के बाद ब्रेक चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये तो पूरा समय बच्चे को संभाल रहे हैं, शाम में भी, रात में भी, इवन रात के 2 बजे भी उठ के उसको अपनी ड्यूटीज करनी 24/7 पड़ती है। 24/7 है। माँ जो है वो जो सो रही होती है तो भी वो एक तरह से जाग रही होती है, उसे लगता है बच्चा गिर ना जाए, बिल्कुल बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहली चीज है, मुझे लगता है हर माँ को 30 मिनट्स ब्रेक डेली जरूर लेना चाहिए। आप इसके लिए कैसी भी व्यवस्था करें, इवन अगर 30 मिनट्स बच्चे को अकेले लेटने की भी आदत डालने लगेंगे तो भी बहुत अच्छी आदत है, वो बच्चे के विकास में भी काम आएगी और आप रिन्यूड एनर्जी के साथ अपने बच्चे का और अच्छा ध्यान रख पाएंगे। सेकंड, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिकॉज आपने 2 बच्चों को परिवार में अपने आप उस पालन पोषण का हिस्सा रहे हैं, तो आपने एक जो स्ट्रगल मां का हमेशा रहता है वो रहता है लव वर्सेस डिसिप्लिन। बच्चे को प्यार करें या उसे अनुशासन में ढालें, क्योंकि प्यार करेंगे तो ये डर रहता है कि बिगड़ जाएगा, और अनुशासन में डालें तो लगता है कि प्यार से वंचित रह जाएगा। आपने कैसे बैलेंस किया इसको और कैसे बैलेंस होते हुए देखा परिवार में? देखिए, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है कि जब कोई बच्चा डिसिप्लिन नहीं होता है तो पूरी फैमिली का ब्लेम माँ की तरफ आ जाता है कि जैसे कि उन्होंने उसको बिगाड़ा है। मतलब ये ज़्यादातर फैमिलीज की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 100% तो कोई भी बात किसी के ऊपर नहीं कही जा सकती। और माँ के लिए मेरे ख्याल से ये बड़ी उलझन का समय होता है कि वो जब प्यार दे रही है तो वो चाहती है कि बच्चा जो है डिसिप्लिन भी रहे लाइफ में। तो मुझे लगता है कि ये कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस रह जाते हैं जहाँ पर कि शायद ये बैलेंस इस्टेब्लिश करने में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इसमें पर्सनली किसी माँ का ही दोष रहता हो मुझे नहीं लगता। इसमें बहुत सारे फैमिली रिलेटेड फैक्टर्स भी रहेंगे, जो उनके स्पाउस है उन्होंने उसमें कितना सपोर्ट दिया, इसके अलावा वो किस तरह के सर्कमस्टेंसेस में रह रहे हैं। मान लीजिए मदर को बच्चों को पालने के साथ साथ घर की इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से भी लगातार बिजी रहना पड़ता है, तो आप ये बताइए कि वो भी काम कर रही है, पति भी काम कर रहा है, तो ऐसे में वो डिसिप्लिन करने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए अलग से समय बेचारी कहाँ से निकालेगी, क्योंकि टाइम तो वही है दिन में 24 घंटे। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा सोच है कि मदर लव नहीं दे रही है तो डिसिप्लिन, तो मतलब ये जिम्मेदारी हम ये क्यों नहीं मानते कि ये पिता की भी है, ये फैमिली की भी है, ये चाचा की भी है और मामा की भी है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि लव और डिसिप्लिन की जो जिम्मेदारी है वो पूर्णतया माँ के ऊपर होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक अच्छी माँ वो होती हैं जो प्यार प्यार में डिसिप्लिन सिखा देती है। क्या बात कही, बहुत सुंदर। जो बात आपने इतने सरल शब्दों में कही, वही हम अपनी पेरेंटिंग वर्कशॉप्स में 2 शब्दों, मोटे मोटे शब्दों में कहते हैं। ओके। पहला, आप बच्चे को डिसिप्लिन करें, बच्चे को मजबूर ना करें। डिसिप्लिन समझ से आता है, कंपल्शन से नहीं आता। कंपल्शन वाले डिसिप्लिन और समझ वाले डिसिप्लिन के लिए माँ को एक कला सीखनी होती है, वो होता है असर्टिव कम्युनिकेशन। जब माँ असर्टिव कम्युनिकेशन करने लगती है, एक छोटा सा उदाहरण कि नहीं, नोट करना शुरू कीजिए आप कितनी बार बच्चे को नहीं बोलते हैं। ना, नो, नहीं। आप हर ना को हाँ के तरीके से भी बोल सकते हैं। ये कहने की जगह कि मोबाइल मत छुओ, आप ये भी कह सकते हैं लाओ मोबाइल मुझको दे दो। ये कहने की जगह यहां मत बैठो, आप ये भी कह सकते हैं कि चलो आओ वहां बैठते हैं। पर एक छोटा सा ट्रेनिंग है जो मुझे लगता है माँ होने पर हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जितना प्यार माँ बच्चे से करती है कोई नहीं कर सकता। तो एक बहुत अच्छी वजह है आपके पास कि आप ना से बचें। जहां तक संभव हो, शब्द ना नहीं है, एटीट्यूड ना से बचें, असर्टिव कम्युनिकेशन की तरफ आए, डिसिप्लिन बाय अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किए। जो इतना प्यारा आपने वर्ड दिया उसके लिए कि प्यार प्यार में भी डिसिप्लिन क्रिएट किया जा सकता है। एकदम सही कहा आपने। तो थर्ड जो हम बात करने जा रहे हैं आज, ये तो एक ऐसी चीज है इस पे मैं चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान से बात की जाए। और मां के साथ ये बात
दुगनी जुड़ जाती है। बिकॉज जब मैं बात करूंगा सेल्फ एस्टीम की, आत्मसम्मान की, तो जब आप एक महिला मां बनती है तो उसका स्वयं का आत्मसम्मान भी बच्चे के सम्मान के साथ जुड़ जाता है। तो यदि बच्चे का सम्मान हो रहा है तो उसका सम्मान हो रहा है, उसे अपने आत्मसम्मान का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो कैसे सज रही है, संवर रही है, सब कुछ बदल देता है बच्चा। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो एक मां की है वो ये है कि उसे बच्चे का भी आत्मसम्मान किस तरीके से विकसित हो रहा है, इस पर ध्यान देना है। आपको क्या लगता है कि आत्मसम्मान के बारे में जो इंडियन फैमिलीज हैं वो कितनी जागरूक होंगी? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एग्जैक्टली जब वो काम कर रही होती हैं तो उनको ये ध्यान होता होगा कि आत्मसम्मान या सेल्फ एस्टीम पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन नेचुरल सी बात है कि कोई भी फैमिली जब एक बच्चे को पाल रही है तो डेफिनेटली वो चाहती है कि जो फैमिली की एक रेपुटेशन सोसाइटी के अंदर है, वो बच्चा उस सोसाइटी में उस इज्जत को मेंटेन करे, बढ़ा सकता है बहुत अच्छे नंबर ला के, बाद में बहुत अच्छा करियर फॉलो करके, बहुत अच्छा बिजनेस शुरू करके। देखिए, उस जैसी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कम से कम वो फैमिली की एक रेपुटेशन को मेंटेन रखे। तो कुछ नॉर्म्स या कई बार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉर्म्स या कई बार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन का टोकरा हम बच्चे के सिर पे रख देते हैं। और ऐसे में माँ होती है जो क्योंकि बच्चे से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है, तो वो शायद बच्चे को अपने शब्दों में कन्विंस भी करती है कि बच्चे तुम्हारे लिए देखो ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने बड़े ब्यूटीफुली इंडियन सोसाइटी में माँ को एक बहुत बड़े मीडिएटर के रूप में, एक बहुत बड़े ब्रिज के रूप में सक्सेसफुली इस्तेमाल किया है, या कहें कि थोड़ा सा ओवर यूज़ भी किया है कि अगर मुझे मेरे टारगेट्स हैं, अगर वो मुझे बच्चे के दिमाग में फिट कराने हैं सोशल नॉर्म्स के, तो वो मैंने उसके लिए मदर के प्यार का इस्तेमाल किया है। तो 4 टिप्स हमारी सभी मदर्स के लिए। सबसे प्यारा गिफ्ट आप अगर बच्चे को कुछ देना चाहते हैं तो सेल्फ एस्टीम या आत्मसम्मान दीजिए। पहला, बच्चे को बताइए कि तू यूनिक है, तुझे किसी से बेहतर होने की आवश्यकता नहीं है। कंपैरिजन ना करिए, ना किसी को करने दीजिए। बच्चे के भीतर कंपैरिजन उतरने ही मत दीजिए। काला गोरा, छोटा मोटा, कैसा भी है, उसे बताइए तो यूनिक है। नंबर 2, बच्चे को शुरुआत से ही लाइफ को सेलिब्रेट करना सिखाइए। सक्सेस को सेलिब्रेट करना नहीं, लाइफ को सेलिब्रेट करना सिखाइए। इसमें आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, आप लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दीजिए, बच्चा आपको कॉपी करता है। तो इसलिए मां होना एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। आप कंपेयर मत कीजिए, आप खुद को यूनिक मानिए, बच्चा खुद को यूनिक मानने लगेगा। आप किसी भी हाल में लाइफ को सेलिब्रेट करना बंद मत कीजिए, बच्चा भी शुरू कर देगा। उसे बताइए लाइफ सेलिब्रेट करने के लिए होती है। तीसरा, बच्चा सफल हो या असफल हो, दोनों ही सिचुएशंस में उसके साथ खड़े होकर उससे कहिए कि ये सब फेजेस ऑफ लाइफ हैं। सक्सेसफुल हुआ तो भी, फेल हुआ तो भी, सक्सेस और फेलियर के बियॉन्ड उसे लगातार काम करने के लिए बताइए। उसे बताइए तुझे काम इसलिए करना है कि तुझे अपना पीक छूना है। चौथा और आखिरी, उसे अपने भीतर कुछ ऐसा यूनिक ढूंढने के लिए प्रेरित कीजिए जो उसका अपना हो। और ये सब कुछ आप तब कर पाएंगे जब आप खुद के साथ ये सब कर रहे होंगे। तो इसीलिए सेल्फ एस्टीम का गिफ्ट जरूर दीजिए। और आप, मुझे लगता है आप एक घटना जरूर बताना चाहेंगे जो एक बार आपने मुझे बताई थी, जब मदर्स को आप बसेस में भेज रहे थे, लेबर्स को, और वो किस तरीके से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही थी। क्योंकि हम अगला जो पॉइंट लेने चाह रहे हैं वो मदर द प्रोटेक्टर ही लेके जाना चाह रहे हैं। देखिए, मदर्स जहाँ पर बच्चों को फिजिकली प्रोटेक्ट कर सकती हैं अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, डेफिनेटली वो करती हैं। और ये इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जब आपने देखा है कि इवन हम तो महारानी लक्ष्मीबाई को इतने समय से देखते आए हैं कि जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी निभाई, लेकिन अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने की भी चीज़ें साथ के साथ में करी। इतने पुराने हमारे ऐतिहासिक एग्जाम्पल से लेके आज आप कोरोना के समय में जब मजदूरों का मूवमेंट हो रहा था, आप उस समय तक भी ले आए, तो उनको पता था कि इस तरह के सर्कमस्टेंसेस हैं, फिर भी वो अपने बच्चों को जिस तरह से भी कंफर्टेबल कर सकती थी उन्होंने उनको कंफर्टेबल किया। जो भी खाने को चाहे चैरिटी से मिल रहा था या खरीद के मिल रहा था, उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से वो उनको मेंटेन करें। ट्रेन मिली, बस मिली, या जिस भी साधन से वो जा सकते थे उन्होंने तमाम तरह से किया।
इसके अलावा आप कोरोना के समय में ही मदर के एक ग्रुप को और देखिए। एक मदर्स का ग्रुप ऐसा भी था जिनको कोरोना वॉरियर होने के नाते अपना एक बहुत ही अलग रोल अदा करना था। मैं बात करना चाहता हूँ नर्सिस की, मैं बात करना चाहता हूँ डॉक्टर्स की, या दूसरी सेवाएं जो सफाई कर्मचारी भी, और जो क्वारंटीन सेंटर में काम कर रहे थे, या जरूरी नहीं कि वो केवल मेडिकल प्रोफेशन से थे, लेकिन इस पूरी चीज़ को सफल बनाने के लिए वो लोग लगातार एफर्ट्स जो कर रही थी माएँ, और उनको आइसोलेट रहना पड़ा, उनको अपने घरों से दूर रहना पड़ा। 15 दिन, 1 महीने, 2-2 महीने तक उनको दूर रखा गया। बच्चे को वो दूर से देख सकती थी, क्योंकि उनको भी पता था कि उनका एक्सपोजर हो रहा है पेशेंट्स के साथ या इन्फेक्टेड लोगों के साथ। उसके बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने उनके प्रति अफेक्शन को किस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। बच्चा उनसे गले मिलने के लिए जब बेताब हो रहा था, तो दिल तो उनका भी रो रहा था कि हम इनको जाके गले लगा लें, लेकिन उन्होंने उसको देश के इंटरेस्ट में, समाज के इंटरेस्ट में जिस तरह से मतलब किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे मेल्स ने भी ऐसा किया, बहुत सारे फादर्स ने भी ऐसा किया, लेकिन बच्चा जो है वो मदर के साथ किस कदर मिलना चाहता है, और मदर कैसे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वाइडर इंटरेस्ट है सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी वंडरफुल थी। मुझे लगता है कि मदर्स का कंट्रीब्यूशन भी कोरोना की इस पूरी फाइट में याद रखने लायक चीज़ एकदम है। और हम मदर द प्रोटेक्टर के लिए एक छोटी सी टिप देना चाहेंगे। जो मदर द प्रोटेक्टर है वो प्रोटेक्ट करते करते कभी कभी क्या करती है कि बच्चे को एक ऐसी शील्ड प्रोवाइड कर देती है जिस शील्ड के नीचे बच्चा कई बार अपनी कुछ कमियों को छुपाने लगता है। तो प्रोटेक्टर बनिएगा, शील्डर मत बनिएगा। प्रोटेक्ट करें, बचाव करें, उसके साथ खड़े हों, पर ऐसा ना हो कि बच्चा कहीं कुछ कमजोरियों को आपके नीचे दबाकर छुपाकर छोड़ दे। उदाहरण के लिए, यदि आपका बच्चा बुलिंग का शिकार हो रहा है, क्योंकि होगा, स्कूल में बुलिंग का शिकार बच्चा हो सकता है, कोई उस पर धौंसपट्टी चला सकता है, तो अपने बच्चे को प्रेरित करें कि वो खुद उसका सामना करे, आप उसे केवल गाइड करें। अगर उसकी टीचर से उसे कोई प्रॉब्लम है तो पहले बच्चे को प्रेरित करें कि वो खुद जिंदगी को सीखे। कई बार मदर द प्रोटेक्टर प्रेम की वजह से एक चूक कर जाती है कि वो बच्चे को वो सारे लेसन नहीं सीखने देती जो वो सीखने का हकदार है। उस समस्या को फेस करेगा तो हक से वो सारे के सारे लेसन सीखेगा। पर यहीं पे एक शेर भी याद आता है कि राहत जिसे कहते हैं, राहत जिसे कहते हैं वो सिर्फ माँ की गोद में होती है। तो ये सच है कि बच्चा राहत मांगेगा आपसे वहां पर। अब हम आज के अंतिम पॉइंट पे आते हैं जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है, वो है गिल्ट ऑफ वर्किंग मदर्स। मेरे पास काउंसलिंग में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो आकर रोए हैं, जो ये कहते हैं क्योंकि हम वर्किंग मदर हैं, हमें लगता है हम अपने बच्चे के साथ न्याय नहीं कर रहे, हम उसे पूरा टाइम नहीं दे पा रहे। और ये गिल्ट कहीं ना कहीं क्या करती है, माँ से बहुत सारी गलतियां करा देती है। आपका अनुभव क्या कहता है? पहले आपकी टिप, फिर मैं यही कह सकता हूँ कि जो मदर्स अच्छा मैनेज कर लेती होंगी, जिनके पास रिसोर्सेज होते होंगे, तो उनके दिमाग में ऑफिस अटेंड करते हुए या अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को अटेंड करते हुए एक दिमाग में ये तसल्ली रहती है कि मैंने मेरे बच्चों के लिए इतना अरेंजमेंट कर रखा है या इस तरह की चीज़ें कर रखी हैं, तो जो बेसिक उसकी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हो जाएंगी। लेकिन जो मदर अफोर्ड नहीं कर सकती हैं या जिनका आसपास का एरिया उस तरीके से सेफ नहीं है कि वो बच्चे को किसी की कस्टडी में देके जा सकें, क्रैच इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं हमारे यहाँ सोसाइटी में, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि कई माओं के लिए थोड़ा बहुत गिल्ट दिमाग में रहता होगा, क्योंकि अपने रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो जो उनको अल्टरनेट अरेंजमेंट देना चाहिए वो शायद नहीं दे पाती होंगी। तो मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली ये एक वैलिड सवाल है। तो 3 पॉइंट। पहला, खुद को याद दिलाइए कि आप मदरहुड एक्सेप्ट करते ही मल्टीटास्किंग की मास्टर भी बन गई हैं, और अपनी इस क्षमता को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। जॉब, करियर, साथ साथ बच्चा, आप इन दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं, इसका गर्व लेकर आइए। बच्चा जब थोड़ी देर रोता है तो ये रोता हुआ बच्चा आपके अंदर गिल्ट इसलिए पैदा कर रहा है क्योंकि समाज ने आप में ये विचार डाला है कि आप बच्चे को वक्त नहीं दे रहे हो। यही बच्चा जब स्कूल जाएगा तब भी रोएगा,
आप जब वर्क पे जा रहे हो तो आप इस बच्चे को एक बहुत प्यारा लेसन भी दे रहे हो कि जिंदगी में काम के लिए अपनों से अलग जाना होता है, ये बैलेंस करना होता है। अगर आप इस बच्चे के साथ बहुत जल्दी कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, पहले अपनी गिल्ट खत्म करेंगे, तो इस बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा लेसन होगा। दूसरा, बस इतना सा काम कीजिए कि एक चीज याद रखिएगा, आप कितना वक्त बच्चे के साथ गुजारते हैं इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आप कितना अच्छा वक्त बच्चे के साथ गुजारते हैं। तो भले ही वक्त जो आप गुजारते हैं बच्चे के साथ उसकी मात्रा कम हो गई हो, उसकी क्वालिटी बढ़ा दीजिए। हम अपनी वर्किंग मदर्स को हमेशा एक बात कहते हैं, घर में घुसने से पहले 2 मिनट बाहर रुको और खुद को याद दिलाओ अब मैं माँ के रोल में आ रही हूं। मुस्कुराते हुए, ऊर्जा से भरे हुए उस बच्चे से मिलो। देखिएगा ये क्वालिटी टाइम वो सारी कमियां दूर कर देगा। थर्ड, आप यदि ये वर्क भी कर रही हैं तो ये भी सीधा सीधा इस बच्चे की लाइफ को बेटर बना रहा है। तो आप बिल्कुल किसी भी तरह की गिल्ट को ना लाएं। ये गिल्ट आपके और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह है। इसी गिल्ट के कारण आप कई बार इस बच्चे की वो सारी मांगे भी मान लेंगी जो आपको पता होगा इसकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इसकी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। अ गिल्ट फ्री मदर विल बी ऑलवेज अ बेटर मदर। याद रखें, वुमेनहुड को सेलिब्रेट करना बंद ना करें, सेल्फ को सेलिब्रेट करना बंद ना करें, लाइफ को सेलिब्रेट करना बंद ना करें। आपका बच्चा कहीं सुखी बच्चा होगा, बेहतर बैलेंस पर्सनालिटी बनेगा यदि अपनी मां को मदरहुड, नौकरी और जिंदगी तीनों को साथ सेलिब्रेट सक्सेसफुली करता हुआ दिखेगा। तो मेरा सलाम हर मां को, क्योंकि आप दुनिया की सबसे मुश्किल जॉब करती हैं। और मेरा सलाम टू एवरी वुमन, बिकॉज आप में एक क्षमता है कि आप नेचुरली ह्यूमन के प्योरेस्ट फॉर्म मदरहुड को टच करती हैं। एंड एवरी मैन हैज टू फाइंड दैट प्योरेस्ट फॉर्म। हर पुरुष को अपने भीतर वो प्योरेस्ट फॉर्म तलाशनी होती है। आइए हम सब अपने भीतर एक माँ को तलाशें, माँ को नमन करें और फिर खुद को याद दिलाएं कि राहत कहीं है तो माँ की गोद में होती है। तो किसी एक के लिए आज माँ की गोद बनने का प्रयास करते हैं। तो मैं नितिन इसमें यही कहना चाहूँगा कि आज हमने जो कोशिश की है कि कुछ पेरेंटिंग टिप के माध्यम से हमारी इस एपिसोड को में कुछ नई चीज़ कवर करने की, तो देखिए इन पहलुओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो मेरा सभी आज देखने वालों को ये रिक्वेस्ट है कि हम नॉर्मली माँ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चल पड़ते हैं। तो मेरी आज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आज समय है कि थोड़ा सा हम लोग अपना ग्रेटिट्यूड जो है किसी ना किसी तरह से प्रस्तुत करें और कहीं ना कहीं याद करें कि जो हमारे वुमेन हैं उन्होंने अलग अलग रोल्स में बहुत तरह के हिडन, इवन यहाँ तक के छुपे हुए हमारे लिए सेक्रीफाइसेस किए हैं और जिनकी वजह से हम में से बहुत सारे लोगों को वो सक्सेस मिला है। और इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। और जैसा कि मैं फिर कहूँगा कि गिल्ट, जो लास्ट में इतनी बड़ी बात हमने कही कि गिल्ट जो है वो औरतों को होने लगता है अगर उनको लगेगा कि उनके स्पाउस या उनके घर वाले ये नहीं सोच रहे हैं कि इस बच्चे को पालना पूरी तरह से इस बेचारी की जिम्मेदारी है। ये जो बेचारी हमने उसको बना डाला है उससे उसको बाहर लेकर आएँ और उसको बताएं कि वो अपनी ड्यूटीज़ बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी कर रही हैं। ये तो हम लोग हैं जिन्होंने ये सारी टर्म्स उसके ऊपर थोप दी हैं। तो अगर एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनना है तो ये जो सारी सिचुएशन है इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली उनके दिमाग में इस तरह की फीलिंग नहीं आएंगी कि नहीं, मुझे भी सपोर्ट मिल रही है और मुझे गिल्ट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरा रोल जब भी मैं अवेलेबल होती हूँ बहुत अच्छे से कर रही हूँ। अगर किसी औरत को कहीं गिल्ट महसूस करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं गिल्टी कहीं और भी बैठा है, मेरा तो ये मानना है। शांत, बहुत सुंदर। तो इस एपिसोड को अपनी मदर को डेडिकेट करते हुए देखिएगा, इस एपिसोड को वुमेनहुड को सेलिब्रेट करते हुए देखिएगा। यदि आप एक वुमेन हैं तो हर हालत में देखिए, और नहीं है यदि आप एक पुरुष भी हैं तो इसलिए देखिए क्योंकि आज यदि आप हैं तो वो एक महिला के कारण है। हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरी वुमन, इवन इन द मैन। हम सब में आइए एक एक वुमेन तलाशने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम लोग आपके साथ छठी मुलाकात के लिए अगले शनिवार फिर से होंगे। जरूर देखिए शनिवार मोटिवेशन वाला विद नवीन, नितिन। थैंक यू।